राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी विद्वानों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय पद हेतु मैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज प्रतिबद्ध कृति हमें प्रदान करें। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम को की अध्यक्ष महोदय जी से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। महाराज जी। जी बिल्कुल, जय हिंद किया जा सकता है। जय हिंद जी, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक हम तिब्बती प्रेयर से स्टार्ट करते हैं इसको कार्यक्रम को। चालू है ना? मैंने मुझे क्या पता। देखो हमारी कौन है? कैमरा बंद है ना? मैं स्वागती उद्बोधन हेतु श्रीमती मुन्नी झा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अतिथियों का स्वागत करें। मुन्नी झा बहन जी। सभी भाइयों और बहनों को सादर वंदन करती हूँ। जय माँ भारती। नमस्कार। आज 11वें पंचन लामा जी का 33वां आविर्भाव दिवस है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक बौद्ध परंपरा के आध्यात्मिक प्रक्रियाओं एवं पहचान के द्वारा उनका चयन लामा के रूप में हुआ था, जिन्हें चीन सरकार ने मान्यता नहीं दी। आशा और उम्मीद रखती हूँ कि इन दिव्य आत्माओं को आत्मिक कक्ष से उत्पन्न विक्षोभ की लहरें तरंगे इस नास्तिक वामपंथी सरकार की चूल्हे हिला करके रख देगी, जिसका सुखद परिणाम तिब्बत कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के रूप में दुनिया के सामने आएगी। फिर से आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र हिमालय विश्व पटल पर जगमगाएगा और मुस्कुराएगा। मैं दो शब्द गाना चाहती हूँ आप सभी के सामने। स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम अथ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम अथ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम प्रिय नित भारत भारतम। मैं इस पुनीत अवसर पर मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि अपने उद्बोधन से राष्ट्र को कृतार्थ करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस विशेष अवसर के रूप में जो यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में जुड़े ऐसे डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, दूसरे वक्ता के रूप में तिबेटन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष
श्रीमान गोम्पो धुंदुप जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, स्वागत अध्यक्ष के रूप में ऐसी हमारी बहन श्रीमती मुन्नी झा जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का संचालन और आयोजन कर रहे ऐसे डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी और रवि गौंड जी, सभी को मेरा वंदन करते हुए और साथ में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों को भी मैं वंदन, अभिनंदन और नमस्कार करते हुए आज का यह दिन हम सभी जो तिब्बत की आजादी के इस मूवमेंट में जुड़े हैं, हम सभी के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज से 33 वर्ष पूर्व एक बालक का जन्म होता है, एक ऐसे बालक का जो आध्यात्मिक दृष्टि से इस समाज को और विश्व को एक मार्गदर्शन देने वाला बालक होता है। ऐसे उस बालक के जन्म के बाद जब वह बालक छोटा होता है, कुछ ही वर्ष बाद उस बालक को 10वें पंचन लामा के बाद 11वें पंचन लामा के रूप में 14वें परम पावन दलाई लामा जी उसकी नियुक्ति करते हैं। और दुख तब होता है कि उस बालक के पंचन लामा की नियुक्ति के 3 दिन बाद ही चीन, जो कम्युनिस्ट मानसिकता से ग्रसित है, वह चीन जो तिब्बत के इतिहास को नहीं जानता, वह चीन जो तिब्बत की संस्कृति को नहीं जानता, वह चीन जो किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, उस धूर्त और विस्तारवादी चीन ने ऐसे पंचन लामा जी को उस छोटी सी आयु में और परिवार सहित अपनी जेल में डाल दिया। इतने वर्षों बाद भी आज तक उन पंचन लामा जी और उनके परिवार का कोई अता पता नहीं है। यह एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आज पंचन लामा जी का 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। उसकी सभी को बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं, और हम यह भी चाहते हैं कि पंचन लामा जी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और दीर्घायु रहें। और चीन पर तिब्बतियों ने दबाव तो बनाया ही, भारत के लोगों ने भी दबाव बनाया, और हम यह चाहते हैं कि पूरा विश्व चीन के ऊपर इतना दबाव बनाए कि पंचन लामा जी को रिहा करे और वह बाहर आकर के आध्यात्मिक दृष्टि से समाज का मार्गदर्शन करें। साथ ही वह पंचन लामा जी, मैं तो ये कहूंगा कि संसार में, पूरे विश्व में अगर कोई राजनीतिक कैदी है सबसे छोटी आयु के, वह पंचन लामा ही है। और यह आज तक दुर्भाग्य की बात यह है कि चीन ने पंचन लामा जी के विषय पर आज तक चुप्पी भी नहीं तोड़ी। कहने की तो बात अलग है। तो चीन की इस चुप्पी को तोड़ना होगा और चीन को पंचन लामा जी को परिवार सहित रिहा करना होगा, और हम सब मिलकर के आवाज उठाएं और पूरा विश्व इस बात को समझे
और वैश्विक स्तर पर इसका दबाव बनना चाहिए ताकि पंचन लामा जी जल्द से जल्द रिहा हों। तो मैं, क्योंकि समय की मर्यादा है, तो इसलिए बहुत कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि चीन को तो जितना बोल सकते हैं घंटों घंटों उतना कम है, इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि पंचन लामा जी स्वस्थ रहें, वह जहां भी हैं चीन की कैद में वहां स्वस्थ रहें और ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जल्द से जल्द वह रिहा हो और हम सभी का, समाज का मार्गदर्शन करें। यही, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं भारत के इतिहासविद एवं तत्व विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार जी सादर निवेदन करता हूँ कि वह अपने से हमारा प्रशस्त करने की आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव। सभी को प्रणाम। और जैसा कि अभी भाई साहब पंकज गोयल जी ने कहा कि समय की मर्यादा है, इसलिए औपचारिकताएं को भी अधिक समय ना देकर हम लोग वक्तव्य पे आ जाएं। मैं अभी भाई साहब को सुन रहा था तो उन्होंने प्रारंभ और अंत तक का सभी एक सारांश में बता दिया। चीन की नीतियां, कुरीतियां और पंचन लामा जी के साथ क्या हुआ, कितनी आयु में हुआ और क्यों किया गया, सबको एक सारांश रूप में प्रकट कर दिया उन्होंने। जो दायित्व है, जो लक्ष्य है भारत तिब्बत सहयोग मंच का, वो भी स्पष्ट कर दिया। क्योंकि मैं वक्ता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान थोड़ा आध्यात्मिक रूप की ओर ले जाऊं कि बोला तो बहुत कुछ जा सकता है और बहुत कुछ है जो शायद हर भारतीय के दिल में है, हर तिब्बती के हृदय में है। एक घुटन है, एक दबाव है जिसकी प्रतिक्रिया करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी मंच पर, किसी भी रैली में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ये एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, वहां पर हम एक पक्ष को लेकर अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसा मैंने अभी भाई साहब की बात सुनकर मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस ना करके, जो दौहिक संबंध है उनकी एनालिसिस ना करके, मैं थोड़ा आपको आध्यात्मिक तिब्बत की एक पहचान बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं लिखता रहता हूं, बोलता रहता हूं और अभी भी इस पर शोध कर रहा हूं। देखिए, पंचन लामा अपने आप में एक बड़ा विशुद्ध, एक तिब्बत की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक पद है। पद तो है ही, एक गुरु परंपरा है। जैसे भारत में एक गुरु परंपरा होती रही, वैसे ही एक गुरु परंपरा है। दलाई लामा का और पंचन लामा का एक तालमेल है जो सांस्कृतिक एकता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। दलाई लामा के नामांकन और उनके कार्यशैली में जितना योगदान पंचन जी का है, उतना ही योगदान पंचन जी के नामांकन और उनकी कार्यशैली में बराबर का है। तो ये दो पद, ये दो आध्यात्मिक पद वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर इसकी पूर्णता को खंडित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं तिब्बत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चीन ने यही एक कार्य किया। उसने वाकई जो एक कॉन्टिन्यूटी थी तिब्बत की आध्यात्मिक राजनीतिक व्यवस्था की, जो एक निरंतरता थी, उस पर प्रहार किया अपनी माओवादी विचारधारा से, अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा से, और एक दादागिरी दिखाते हुए जो ये किडनैपिंग करी, यानी कि जो एक अभी भाई साहब बता रहे थे कि किस तरीके से एक 5 वर्ष के बालक को किस तरीके से लापता कर दिया। 3 दिन बाद 14 मई को उनका निर्धारण होता है और 17 मई को लापता हो जाते हैं। तो ये जो एक घटना है वो विश्व के सामने एक चुनौती है। अमेरिका, यूएनओ जैसे देश और संस्थाएं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं उनके आगे एक बहुत बड़ी चुनौती कर दी। मैं तो इसका आध्यात्मिक पक्ष आपको आकर्षित करूंगा इस पर
कि पंचेन अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा जटिल और बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञानवान शब्द या संज्ञा है। एक ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति जिसका चयन दैवीय आधार पर भी होता है और अपने जीवन के संघर्ष और अनुभवों से वो अपनी ज्ञान की क्षुधा को शांत करके समाज सेवा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे शाब्दिक ज्ञान हो, जिसे तार्किक ज्ञान हो, जिसे चिकित्सीय ज्ञान हो, जिसे हेतु ज्ञान हो। हेतु बौद्ध धर्म की एक फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं कारणवाद, जिसे कारण और कर्म का ज्ञान हो, जिसे शिल्प का ज्ञान हो, जिसे अध्यात्म का ज्ञान हो, वो है पंचेन। और ऐसे व्यक्ति का चयन बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, जैसे आप जानते होंगे हीनयान और महायान, वैसे महायानी संप्रदाय में इस प्रकार से गुरु का चयन एक वास्तविक कारण होता है समाज को एक दिशा दिखाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन समाज को दिशा दिखाता है और एक राजनीतिक परिदृश्य बनाता है। तो उस पंचेन लामा को हस्तगत कर लेना, किडनैप कर लेना, लापता कर देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे वैदेशिक सत्ताओं के सामने लगता है। भारत तो तिब्बत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। मैंने जहां बताया कि बौद्ध धर्म वास्तव में तिब्बत में फैला महायान संप्रदाय, पहले भी मैं इस पे बोल चुका हूं। तो उस वहां पर बौद्ध धर्म में एक अवतारवाद विकसित हुआ। अवतारवाद जिसे हम कह सकते हैं ये ब्राह्मण धर्म का ही प्रतीक है। तो महात्मा बुद्ध के कई अवतारों की बात होती है, जैसे अजिताभ, अमिताभ, वज्रायुध, क्षिति गर्भग्राहा, मैत्रेय, मंजूश्री, ऐसे कई अवतार हुए हैं महात्मा बुद्ध के। उसमें अमिताभ अवतार जो है जिसे तिब्बत ने पूर्णतः मान्यता दी और वहां पर ये पहुंचा, और उसी के वंशजों को हम पंचेन नामा के नाम से जानते हैं, जो उनमें पांडित्य है, जिनमें आध्यात्म है और जो समाज और राजनीति को विशेष दिशा देकर एक तिब्बत को एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करते हैं। ऐसे पंचेन लामा और साथ में दलाई लामा, ये अपने आप में संतुलन है, ये अपने आप में तिब्बत के दो स्तंभ हैं। ये दुर्भाग्य है 1950 के बाद जो चीनी गतिविधियां बढ़ी तिब्बत की ओर और दलाई लामा को हमारे यहाँ आना पड़ा। हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात थी, पर जिन परिस्थितियों में वो हमारे यहाँ आए वो तिब्बत के लिए एक दुखद बात है। लेकिन उन्हें हमने दोनों हाथों फैलाकर उनका स्वागत किया। वे हमारे भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो वास्तव में ज्ञानवान व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ गुरु तो स्वयं ही भगवान के तुल्य होता है। तो हमने तो उनको शरण दी, लेकिन जो 10वें पंचेन नामा थे वो तिब्बत में ही रुक गए। जैसा आप जानते हैं कि वो तिब्बत से भारत नहीं आए और तिब्बत में रहते हुए तिब्बतियों की सेवा करने का दायित्व उन्होंने निभाया, लेकिन वो चीनी षड्यंत्र का शिकार हो गए। जैसा हम ऐतिहासिक परिदृश्य देख रहे हैं कि 1989 के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई और जब 11वें पंचेन लामा का चयन होना था, वहां पर चीन ने अपनी कूटनीतियां चलना प्रारंभ कर दी। उसने जानबूझ के वहां पर जो एक मठ है, विशेषकर जो शहाटेट के आगे लहासा में, वहां पर ये पूर्णतः उनको अधिकार था कि वो 11वें पंचेन लामा को चयन करें। और वहां पे जो पंचेन लामा का जो चयन हुआ, चयन की जो प्रक्रिया है वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वो एक कर्मकांडीय प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पूर्ण करने के बाद उस पर अंतिम विकल्प के रूप में उसका अंतिम चयन दलाई लामा जी करते हैं। तो 11वें पंचेन लामा का अंतिम चयन भारत में बैठे हुए दलाई लामा ने किया था, और शायद चीन इसी बात को हजम नहीं कर पाया और लिगल नहीं पाया, क्योंकि वो एक ऐसा कठपुतली पंचेन लामा का निर्माण करना चाहता था जो चीन की माओवादी सोच, चीन की साम्यवादी सोच की क्षुधा शांत कर सके। इसलिए उसने इस बात का विरोध किया कि 11वें पंचेन लामा का अंतिम नामांकन या अंतिम चयन भारत में बैठे दलाई लामा ने कैसे कर दिया।
क्योंकि दलाई लामा एक पवित्र आत्मा है और उनके द्वारा चयन वास्तव में समाज और देश के विकास के लिए संभव है। और वो एक विस्तारवादी देश है, वो एक साम्राज्यवादी सोच का देश है। उसे हजम नहीं हो रहा था कि वो एक किसी ऐसे विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा किसी विशुद्ध आध्यात्मिक गुरु का चयन करे जाए, इसलिए उसने हस्तक्षेप किया और उनको वहां से गायब कर दिया। जैसा अभी पंकज भाई साहब ने बताया है कि वो 3 दिन बाद वहां से गायब कर दिए गए और उसके बाद उसने एक नई प्रक्रिया करी जिसको कि हम लोग घट प्रक्रिया बोलते हैं। पुराने समय में 18वीं शताब्दी में चीन में फैला था कि एक जब पंचेन लामा का सही चयन ना हो तो वो एक शलाका पत्रों में नाम लिखकर घट को हिलाकर, गोल्ड के सोने के घट को हिलाकर उसका एक मनोनीत कर देते थे। तो वैसे ही एक पूरा का पूरा ड्रामा किया गया और उसमें क्या कहते हैं एक नए पंचेन लामा जी का चयन किया, लेकिन उन्हें भी चीन ने साम्यवादी बेड़ियों में जकड़ दिया। यानी उनको लामा, मैंने अभी बताया, दैवीय गुण लेकर तो पैदा होते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें अनुभव भी लेना होता है समाज का। तो उनके अनुभव को बंद कर दिया, उनके ज्ञान को बंद कर दिया, उनको चीन में कैद कर दिया। तो देखा जाए तो 11वें पंचेन लामा 2 हो गए। एक हमारे विशुद्ध गुरु दलाई लामा द्वारा चयनित, जिनको गायब कर दिया गया, जिनको छिपा लिया गया, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं है। और दूसरे जो उसने अपनी साम्राज्यवादी सोच की क्षुधा को शांत करने के लिए स्वयं ही नाटक के द्वारा जिनका चयन किया था, घट शलाका पत्र द्वारा, वो भी आज की तारीख में एक किस्म से चीन के कैदी हैं। वो भी राजधानी में अपने परिवार के साथ बंद कर रहते हैं और वो भी बाहर से, बाहर के मीडिया से, बाहर के लोगों से भ्रमण के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, बोलने के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। शायद चीन उनको इसीलिए पाल पोस रहा है और उनको शायद सामने करना चाहता है कि यही 11वें हैं जो हमने चुने हैं, और जो खो गए, जो लापता है, वो साधारण तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं। जैसा कि 2020 में एक स्टेटमेंट आया था कि वो ग्रेजुएट कर चुके हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो उनसे हटाकर वो नए दलाई लामा के चयन में पंचेन लामा को, जो उसके द्वारा बिठाए गए हैं, उनको आगे करके हमारे यहाँ बैठे दलाई लामा के नेक्स्ट सक्सेसर, जो नए उत्तराधिकारी के चयन में एक अपने द्वारा बिठाए गए साम्यवादी और पूरी तरीके से माओवादी विचार से ग्रसित, जिनका पालन पोषण भी चीन के समाज में ही हो रहा है, उनके द्वारा भारतीय दलाई लामा के, अगले दलाई लामा के चयन में वो प्रतिभागिता करके एक ऐसा व्यक्ति चयनित करना चाहता है चीन 11वें दलाई लामा के द्वारा, कि जिससे कि वो तिब्बत की अस्मिता को पूरी तरीके से निगल जाए, वो तिब्बत में चीन का विस्तारवाद कंटिन्यू रखे, चलाता रहे और धीरे धीरे तिब्बत को निगल जाए। तो ये जो दलाई लामा का मैं आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो वास्तविक दलाई लामा के द्वारा जो वास्तव में पंचेन लामा का चयन हुआ, उनको जो गायब कर दिया गया, लापता कर दिया गया, कैद में डाल दिया गया। जैसे अभी पंकज भाई जान ने कहा कि सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी हैं, उनको हटा देना और नए का घट शलाका पत्र से चयन कर देना, ये वास्तव में हमारे यहाँ दलाई लामा जी जो रह रहे हैं उनके अगले उत्तराधिकारी पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। यानी कि चीन का पूरा प्रयास है कि इसके बाद जो दलाई लामा का चयन होगा, क्योंकि दलाई लामा के चयन में पंचेन लामा का हस्तक्षेप और पंचेन लामा के चयन में दलाई लामा का हस्तक्षेप एक अनिवार्य विषय है, तो वो अगले होने वाले 15वें दलाई लामा के चयन में वो नाहक ही अपने द्वारा बिठाए गए कठपुतली पंचेन लामा का हस्तक्षेप बनाना चाहता है, जिससे भारत सरकार की तरफ से जो अधिकार और जो सुरक्षा, जो सहयोग दलाई लामा को दिया जा रहा है और जो तिब्बत के अभियान को दिया जा रहा है, ये कमजोर हो और वो एक कठपुतली दलाई लामा का चयन करना चाहता है आने वाले समय में, अपने द्वारा बिठाए गए कठपुतली पंचेन लामा के मनोनयन के द्वारा।
तो मैं आपका ध्यान आकर्षित इसी बात पे कर रहा था कि एक आध्यात्मिक धरोहर में उसने विस्तारवादी नीति को जबरदस्ती डाला और षड्यंत्र के द्वारा जो वास्तविक पंचेल लामा थे उनको कैद कर लिया, जिनका कोई भी पता नहीं है। पूरा विश्व परिदृश्य में मीडिया भी शांत है। कनाडा और अमेरिका और यूएनओ के कुछ हस्तक्षेप करे भी गए, लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली नहीं हुए। भारत सरकार से उसका बैर वैसे ही रहता है। भारत सरकार चूंकि दलाई लामा के पक्ष में है, भारत सरकार तिब्बत की स्वतंत्रता के पक्ष में है, भारत सरकार मानसरोवर मुक्ति के पक्ष में है, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला के तिब्बत के साथ खड़ा है। इसलिए भारत सरकार को उसके लिए वैसे ही शत्रु के समान है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति के आड़े हम भारतीय ही आते हैं। तो अब चीन की ये बात समझनी चाहिए, जो उसने 11वें एक कठपुतली पंचेल लामा का चयन किया है, वो वास्तव में आने वाले भारत के भीतर दलाई लामा के चयन को प्रभावित करने का प्रयास है। क्योंकि हमारे दलाई लामा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पूर्व जन्म की जो अपने आप में महायानी परंपरा है दलाई लामा को चुनने की या पंचेल लामा को चुनने की, वो अब नहीं होगी। जीते जी ही दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जाएंगे। इसको लेकर चीन भयभीत है और चीन ने इसीलिए इस बड़े षड्यंत्र को तैयार किया 1994-95 से, और पंचेल लामा को कैदी बनाकर एक नवीन पंचेल लामा, जिनको अपनी ही गिरफ्त में रखता है और अपनी ही शिक्षा दीक्षा देता है, उनके द्वारा विश्व परिदृश्य पर तिब्बत के लिए एक प्रश्न चिन्ह इकट्ठा करना चाह रहा है, और जिससे कि वो चाहता है कि अगले दलाई लामा का चयन प्रभावित हो और चीन की विस्तारवादी नीतियां सक्रिय होकर तिब्बत की अस्मिता और तिब्बत का हस्तगत कर ले। तो मैं आप विद्वजनों का इसी तरफ एक ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि आप समझे कि दलाई लामा के अगले चयन और पंचेल लामा का वास्तविक गायब हो जाना वो वास्तव में चीन की षड्यंत्रकारी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है। इसके लिए हमें पुरजोर आवाज उठानी पड़ेगी। भारत तिब्बत सहयोग मंच पूरी तरीके से खड़ा है, हमारे यहाँ के लोग सब खड़े हैं, विद्वजन, कर्मठ, कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं कि हम चीन की इस कूटनीति को कहीं ना कहीं आगे नहीं आने देंगे, सफल नहीं होने देंगे। हम भारत वासी साथ खड़े हैं, तिब्बत की गरिमा के लिए खड़े हैं, तिब्बत की गणतंत्रता के लिए खड़े हैं, और दलाई लामा के साथ हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आप सभी को, सुनने वालों को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज्ञान के लिए। निश्चित तौर पंचेल लामा है वह देश के लिए एक साहस के प्रतीक। निश्चित तौर भारत तिब्बत सहयोग मंच तन धन पूरी समर्पण से तिब्बत को आजाद कराने हमेशा तत्पर रहेगा। कार्यक्रम में तिब्बती प्रांत के अग्रदूत एवं यूथ का अध्यक्ष श्री गोम्पो धुंधु जी से आज्ञा करता हूँ वक्तव्य अभिभाषण देने की बात है। और धन्यवाद जी। आज 11वां पंचेल लामा का 33 जन्मदिन का इसी कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच का राष्ट्रीय महामंत्री श्री पंकज गोयल जी, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी, स्वामी देवयानंद जी, श्री विजय शर्मा जी, श्रीमती मुनि झा जी, और अंतरी हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच का हमारे अधिकारी सबको मैं तिब्बती युवा संगठन की ओर से नमस्कार और तशदील कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यही क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आज हमारे जो इसी कार्यक्रम का, इसी मुद्दा का जितना भी बात है मैं हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि पहले हमारे पंकज भाई साहब और डॉक्टर अरुण जी ने कहा था, जो हमारे 11वां पेंशन लामा गेंदुन छुई गिंजिमा का अभी क्या हाल है, चीन ने कैसे करके
अरेस्ट डिटेन करके रखा हुआ, इस सभी के बारे में बताया गया था। अभी आज का दिन जो है, दोनों हम खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी का दिन ये है कि 10वीं पेंशन लामा जिसका नाम चुइगी गेंसल है, एक बहुत विद्या नेशनल पैट्रियोटिक एक बहादुर हमारे गुरुजी है, उसको चीनी ने पॉइजन देकर, जहर देकर हत्या करके साल 1990 में शहीद हो गया था। उसी का जन्मदिन जो है साल 1990, उसी साल का कल का दिन 25 अप्रैल को तिब्बत में फिर से इस धरती में जन्म दे के आदमी के रूप में पैदा हुआ था। इसी का जो जन्मदिन जो है, हम एक खुशी का दिन है। लेकिन दुख की बात यह है, अभी तक 27 साल बीत गया, अभी तक पेंशन लामा जी का हाल कैसे है, उसका घर वाला का हाल कैसे है, वो चीन के कैदी में कैसे रहा हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन हम फ्री वर्ल्ड में अभी तक नहीं है। तो आज उसका जन्मदिन जो है वो हम दुख और सुख दोनों के साथ हम मनाए जा रहा है। हमारे काम जो है, हम भारत तिब्बत सहयोग मंच और तिब्बती सब जुड़कर पेंशन लामा जी को एक मुक्त रिलीज करने का जो हमारे आंदोलन जो है जारी रखने का हम सब का एक बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे काम है। 11वां पेंशन लामा का आज जन्मदिन के ऊपर मैं 10वीं पेंशन लामा चुइगी गेंसन का, उसका बहादुर का काम को थोड़ा सा याद करने चाहता हूँ। 10वीं पेंशन लामा चुइगी गेंसन चीन की नीति और चीन के शोषण के नीचे में रहते हुए चीन ने बहुत कोशिश किया था, उसको समाधान भी किया था, पॉलिटिकली ऑनर्स करके उसको थोड़ा पावर भी दिया था। लेकिन 10वीं पेंशन लामा ने तिब्बत के मसले के ऊपर लेकर, तिब्बत देश के ऊपर के लेकर, तिब्बत का जो हमारे रिलीजन्स है, हमारे धर्म है, हमारे लैंग्वेज है, उन सबको चीन की नीति से प्रिजर्वेशन करने के लिए अपना जान तक की कुर्बान करके काम किया था। खास करके साल 1959 में, साल 1960 में चीन ने हमारे तिब्बत का पूरा जगह में कल्चर रिवोल्यूशन के नाम लेकर जितना भी हमारे पुराना विज्ञा का हमारे जो मंदिर है सब तोड़ दिया था। जितना भी हमारे ज्ञान का गुरु जी है सब की ज्यादातर को मार दिया था, किसी को डीरोप करके मंग से लेमैन को टर्न किया था। उसी वक्त 10वीं पेंशन लामा ने चीन की सरकार को 70,000 शब्द का एक पिटीशन, 70,000 कैरेक्टर एक पिटीशन लिखा था। वो भी चाइनीज का, उस समय का जो चाइनीज का प्राइम मिनिस्टर है ताओ इनले के हाथ में देकर उसमें साफ करके मांग लिखा हुआ है, जो चीन का जितना भी शोषण, चीन का जो गुंडागिरी जो है उसको सुधारने का 10वीं पेंशन लामा ने मांग किया था। लेकिन जो 70,000 का जो कैरेक्टर पिटीशन जो था, ये जो मांग का एक लेटर जो था, उसको माओ त्से-तुंग ने साफ तौर के कहा था। माओ त्से-तुंग ने वो लेटर को एक जहरी तीर मानकर ये बोल रहे कि पेंशन लामा का जो 70,000 का जो शब्द का जो पिटीशन जो है वो चीन की शोषण के लिए, चीन की नीति के लिए ये एक जहर का तीर है। इसे मान के पेंशन लामा, 10वीं पेंशन लामा को 14 साल डिटेन करके इम्प्रिजन किया था, उसको जेल में डाल के बहुत टॉर्चर भी किया था। इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद, जेल से छूटने के बाद 10वीं पेंशन लामा सारे तिब्बती जगह में जाके तिब्बती वासी को जोश बनने के लिए बोला था कि जितना भी तिब्बती चीन की शोषण के नीचे है सबको अपने धर्म के ऊपर काम करने का, अपने राष्ट्र के लिए देशभक्त का काम करने का, खास तौर से जो हमारे इंडिया में निवासित प्राणपुचन दलाई लामा को दिल से मानने का सबको एडवाइस किया था। खास करके 1989 के जनवरी में प्राणपुचन पेंशन लामा जी अपने का निवास जहां शिगात्से में जाके वहीं पे पेंशन लामा जी ने पब्लिक एक गैदरिंग में 24 जनवरी को 1989 में पब्लिकली पेंशन लामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट में क्लियरली पेंशन लामा जी ने कहा था तिब्बत में चीनी का शोषण ने लाभ से अधिक विनाश लाया था, which means that the Chinese intrusion in the Chinese occupation in Tibet have led more destruction than development.
इतना बहादुर का काम करने के बाद पेंशन लामा जो 4 दिन के बाद चाइना ने पॉइजन देकर, जहर देकर हत्या कर दिया था। और जो 10वीं पेंशन लामा चोई गेंजिन जो है हमारे एक धर्म के तौर से एक बहुत बड़ी ज्ञान गुरु जी है, और एक पॉलिटिकल के तौर से ये बहुत बड़ा बहादुर एक हमारे तिब्बती है। वो चीन की शोषण नीचे रहकर परम पूज्य दलाई लामा जी को दिल से मानकर, और जो तिब्बत का जो हमारे देश के लिए है, तिब्बत का जो हमारे धर्म के लिए है, लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के लिए बहुत एक proudly as a patriotic nationalist he walked and he stayed he survived for the Tibetan people। तो इसलिए 10वें पेंशन लामा का जितना भी संयोग, उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो हम कभी भी भूल नहीं सकता है। इसीलिए गेब्रा पेंशन लामा जो है जब जन्म लेते ही 6 साल के बाद परम पूज्य दलाई लामा जी ने 14 मई साल 1995 में गेब्रा पेंशन लामा गेंडिन चोई गिन्यमा का री इनकार्नेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया था। परम पूज्य दलाई लामा जी का रिकॉग करने के 3 दिन के बाद 17 मई 1995 में चीन सरकार ने पेंशन लामा जी का गुरु जटिल रिम्पोछे और साथ ही उनके सभी घर वालों को डिटेन में लेकर, अभी तक 27 साल हम बीत गया था, अभी तक पेंशन लामा का हाल कैसे है, कैसे जी रहा है, कहां पे रखा हुआ है, वो सब हमारे फ्री नेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चीन के शोषण के नीचे पेंशन लामा जी है। पेंशन लामा जी वर्ल्ड का एक यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर है। अभी तक हम तिब्बती हमारे जितना भी हमारे कार्यकर्ता है, हमने सब लगातार जोर शोर करके हमने आवाज उठाया था। परम पूज्य दलाई लामा जी ने बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म में पर गुरु जी का बात रखा था, और हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच का हमारे जितना भी हमारे ऑफिस बैरियर से कार्यकर्ता है, सब ने अभी तक लगातार हमने आवाज उठाया था, लेकिन अभी तक चीन ने हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया था। अब हम एक एग्जांपल लेके जाए तो यूएन कमिटी फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन, UNCRC बोलता है वो, और यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑफ इन्फोर्समेंट और इनवॉलंटियर डिसअपीयरेंस ने 2-3 बार पेंशन लामा के ऊपर चाइना को सवाल खड़ा किया था, लेकिन इसके ऊपर चीन ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। तो हमारे काम ये है कि हमारे मांग ये है कि पेंशन लामा जी को बिना कोई कंडीशन रिहा करने के लिए हम यही मांग करते हैं, और हमारे काम जो है लगातार एक जारी रखने का हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीन ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद हम लगातार बोलते रहे कि तिब्बत का आजाद जो है सिर्फ ये हमारे तिब्बती का इश्यू जो नहीं है, हमारे जो भारत का जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जहां की लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3000 से ज्यादा किलोमीटर जो है, अभी चीन के जो तिब्बत कब्जा करने के बाद वहीं पे लगातार घुसपैठ करके हमको हमारे भारत के टेरिटरी में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे ज्यादा जो पहले डॉक्टर अरुण जी ने भी बोला था, भारत और तिब्बत के बीच में हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी लगातार कहते रहेगा हमारे बीच में गुरु और चेला का हमारा रिश्ता है। इसी रिश्ता के तौर अभी चेला का हाल जो है चीन की नीति की वजह से बहुत खराब है। इसी की वजह से हमारे भाई धर्म गुरु सब अब मिलकर लगातार एकजुट होकर काम करने का एक बड़ा एक दिन है, बड़ा एक हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी दूसरा हमारे इंपॉर्टेंट जो है, चीन जो है एक कम्युनिस्ट एथियस्ट गवर्नमेंट है, वो धर्म को कभी नहीं मानता है, लेकिन परम पूज्य पेंशन लामा जी का री इनकार्नेशन के ऊपर लेकर अभी लगातार वो लोग बोलते रहे कि जो नेक्स्ट दलाई लामा का री इनकार्नेशन के बारे में भी उनको हक है बोल रहे हैं। ये सब है फॉल्स एलिगेशन। ये सब जो है ऐसे चीन का गुंडागिरी का बात है। अभी जो गेब्रा पेंशन लामा जो है, जो असली पेंशन लामा को मानने वाला तिब्बत और देश विदेश में बहुत लोग हैं। जो गेब्री पेंशन लामा चीन सरकार ने एक रबर स्टैंप के तौर से एक जो डुप्लीकेट एक नकली पेंशन लामा जो है गेल्जन नुबू, उसको दिल से कोई मानने वाला है ही नहीं। ये क्या दिखाता है कि जो जितना भी रीइंकार्नेशन और हमारे धर्म का बात जो है वो अपना विश्वास का बात है। इसको किसी ने फोर्स करके उसको मानने का अगर कोई भी चीन सरकार ने कोशिश करेगा तो वो मुमकिन नहीं हो सकता है।
क्योंकि जितना भी हमारे धर्म गुरु जो है वो दिल से मानने वाले धर्म गुरु है। ये नहीं है कि चीन शोषण ने ऑर्डर देकर बाय फोर्स तिब्बत पीपल को, तिब्बती वालों को, तिब्बतीवासी को चाइना फोर्स करते हैं कि ग्याल्जन नुपू को अब मानना है बोल के। ये जो फोर्सफुली किसी के दिल के ऊपर चोट पहुंचाना एक बहुत गलत काम है। इसी के तौर से जो हमारे जो जितना भी हमारे धर्म का काम जो है उसके ऊपर चीनी जब भी इंटरफेरेंस का हम लगातार उसको ऑब्जेक्शन करना हमारे एक जिम्मेदार है। दूसरी बात जो है, हमारे कैलाश और मानसरोवर एक हिस्टोरिक हमारे होली का जो जगह है, उसको परमिशन लेने के लिए अभी हम चीनी शोषण का एक परमिशन बार बार लेना पड़ता है। इसी के तौर से अगर एक तिब्बत आजाद देश हो जाए तो कैलाश मानसरोवर भी हमारे मुक्ति करने का काम जो है हमारे सबका जिम्मेदार है। अभी जो है तिब्बत जो है चीन के नीचे में है, चीन के शोषण के अंडर है, और जो कैलाश मानसरोवर सब चीनी एक कम्युनिस्ट शासन के नीचे है। वो सबको आजाद करने, मुक्ति करने का काम जो है हम सब भाई और बहन सब मिलकर एक काम करने का समय है। तो आज इस दिन का समय का हमारे ये करते टाइम कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं अपना बात यही खत्म करना चाहता हूँ। और इसी के दौर से हम हमारे आज का इस दिन का खासी रखते हुए 11वीं पेंशन लामा जिन शोगिन को हम कहीं दिन से उसका जन्मदिन को हम बधाई देते हो, और हम ये मांग करते हो कि पेंशन लामा जी बिना कोई कंडीशन चीनी सरकार ने रिहा करने का काम जो है हम लगातार जारी रहेगा बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत। धन्यवाद जी। धन्यवाद। स्वामी दिव्यानंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच को सादर प्रणाम करते हुए अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। स्वामी दिव्यानंद जी। स्वामी दिव्यानंद जी। मां भारती के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। परम पूज्य दलाई लामा के चरणों में अपना प्रणाम। पंचम लामा जी के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए विषय पे सारी बातें लगभग हो चुकी। गागर में सागर इतने बड़े विषय पर कम शब्दों में सभी ने अपने विचार रखे। मुख्य बात है, आध्यात्म ही एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति का बिल्कुल अपना और व्यक्तिगत होता है, जिसे ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। हमारा व्यक्तिगत आवाज है, व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिकता। चीन तिब्बत के ऊपर में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, प्रशासनिक सभी दृष्टिकोण से वो कब्जा कर उसे टॉर्चर करता है। किंतु ये अत्यंत घृणित कृत्य है कि एक ऐसे अवतारी पुरुष जो गुरु के पद पर हैं, उनके साथ इस प्रकार के कृत्य करके जो घृणित कार्य किया है, हम सबों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। और मुझे यह विश्वास है कि आज का इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी जो भी बातें आपस में की, भारत तिब्बत सहयोग मंच आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी भाई साहब के मार्गदर्शन में, महामंत्री पंकज गोयल जी के कुशल नेतृत्व में, और जितने भी हमारे अधिकारी कार्यकर्ता चट्टान रूपी अपने विश्वास के साथ में सभी जो कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में जब हम मिलते हैं तो महसूस होता है कि आज हम लगता है हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी आवाज यह व्यर्थ नहीं जाएगी। और आज के समय में जो भारतवर्ष
की जो ताकत है पूरा विश्व जान रहा है। भारत की आवाज, भारत से आवाज जो निकल रही है बीटीएसएम के माध्यम से, यह निश्चित वैश्विक स्तर पर जाएगा। यह आवाज अपना कार्य करेगा और पूजनीय पंचम लामा जी की आजादी, उनकी मुक्ति के लिए आवाज जो आज उठी है, यह निश्चित वैश्विक स्तर पर जाकर यह अपना कार्य करेगी, ऐसी आशा है। साथ ही साथ यह भी हम विश्वास दिलाना चाहें कि आज हमारा संगठन इतना मजबूत है कि आज का मुख्य उद्देश्य, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया, कि हर्ष और विषाद दोनों पक्ष के साथ बैठे हैं। इतने बड़े एक अवतारी पुरुष के जन्म दिवस का हर्ष भी है, किंतु मन बहुत व्यथित है कि जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में वो हैं, भगवान से भी प्रार्थना है कि वो जहां हैं वो स्वस्थ रहें और जल्द वो आजाद होकर हम सबों के बीच में आए। हम सभी मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यह विश्वास दिलाते हैं कि भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो भी लक्ष्य है सामने, मुख्य रूप से आज के विषय के साथ ही साथ बाबा मानसरोवर की मुक्ति, चाइना से सारी जमीनें हमारी वापिस आना और तिब्बत की आजादी, इन सब पे हम अवश्य कामयाब होंगे। हमारी यात्रा काफी दूर चल पड़ी है और हम इसके सुखद परिणाम के बहुत नजदीक हैं, ऐसा विश्वास है। अपनी पूरी टीम को देख कर मैं गौरवान्वित होता हूं कि हमारा आज भारत तिब्बत सहयोग मंच आज एक बहुत मजबूत स्थिति में है। हम अपने सभी लक्ष्यों को पूरी टीम के साथ सभी के प्रयास से प्राप्त करेंगे, यह अवश्यंभावी है। और अंत में पुनः आदरणीय पूजनीय पंचम लामा जी की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जल्द से जल्द भगवान की कृपा उनके ऊपर हो और उनकी कृपा पूरे समाज पर बने, इसी कामनाओं के साथ आप सबों को पुनः अभिनंदन और जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आज पंचेन लामा जी के जन्मोत्सव पर, आविर्भाव दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम में उपस्थित भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, कर्मठी कर्मयोगी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय भाई पंकज जी गोयल, ओजस्वी वक्ता तिब्बत के विषय पर अपनी पकड़ रखने वाले डॉक्टर अरुण कुमार जी, गौतम धोंदप जी, सचिन श्रीवास्तव जी, रवि गांव जी और महिला विभाग की महामंत्री बहन मुन्नी झा जी, आज आपके द्वारा जहां हर्ष भी व्यक्त किया गया, तो मन में जो टीस थी कि हमारे पंचन लामा अध्यात्म गुरु, उनको बंधक बनाया एक बाल्यावस्था में, ये चीन के कुकृत्य जग जाहिर हैं, पूरा विश्व इससे विदित है। आज से 2500 वर्ष पहले सुन त्जू ने एक पुस्तक लिखी, सुन त्जू बिग फा। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला। अगर इस पुस्तक का अध्ययन किया जाए तो उससे सारा चीन समझ आ जाता है कि चीन है क्या, कि किस तरह से विभिन्न देशों की धार्मिक धरोहर
उनकी संस्कृति को समाप्त करना, आर्थिक तौर पर उनको कर्ज देकर गुलाम बनाना और उनके हर पक्ष के ऊपर प्रहार करना और अंतोगत्वा उन पर अपना आधिपत्य जमा लेना। बात मंगोलिया की करें, हांगकांग की करें, मकाऊ की करें, नेपाल की करें, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान की करें, ताइवान की करें, इंडोनेशिया की करें, मलेशिया की करें, सिंगापुर की करें, म्यांमार की करें, और आप हैरान होंगे कि जैसे हमारे अक्साई चीन में इतनी बड़ी जमीन को वो हड़प कर बैठा है, रूस की भी 52,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसका झगड़ा है और उसने हाइड एंड बाइड नाम की एक नीति अपनाकर पूरे विश्व को परेशान करके रखा। याद होगा जब 1912-13 में वो बैठक हुई थी जिसमें भारत भी रहे थे और चीन भी रहे थे, और उस समय अंग्रेजों के साथ बैठकर उन्होंने तिब्बत को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, एक आंतरिक तिब्बत, एक बाहरी तिब्बत। तो चीन जो काम करता है वो गोरिल्ला युद्ध की तरह करता है। उसने बाहरी तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जब बाहरी तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो आंतरिक तिब्बत कैसे बाहर जा सकता था? इसी तरह से जो संपन्न राष्ट्र रहे उनको धीरे धीरे कमजोर करता रहा, कभी हांगकांग में, कभी म्यांमार में, कभी सिंगापुर में, पीछे नेपाल में हमने देखा, अब ताजा ताजा पाकिस्तान उसकी चुंगल में आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा ये अपना सोचना है कि ये जो पीड़ित देश हैं, जब तक ये एकत्रित नहीं होते, क्योंकि चीन भी अब इनके घेरे में आ सकता है, ये सभी इकट्ठे होकर इसे घेरे और विवश करें कि वो तिब्बत को मुक्त करे। अगर ऐसा प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो सचमुच एक दिन ऐसा आएगा कि ये आक्रांता चीन, ड्रैगन चीन वापस अपनी सीमाओं में जाएगा और तिब्बत आजाद होगा, कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, भारत की सुरक्षा होगी। वैसे वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इसने अब वहां भी पूंजीवाद को अपनाया हुआ है। तो साम्यवादी पूंजीवाद का ज्यादा देर तक टिकाव नहीं होता। जब अर्थ प्रधान देश हो जाता है और उसे बांधने के लिए कोई धर्म, संस्कृति, कोई कुछ नहीं रहता, तो उसका जीवन को ज्यादा लंबा नहीं रहता। इतिहास इस बात का साक्षी है। वक्ताओं ने अपने ओजस्वी उद्बोधन के माध्यम से, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने, गोंदप धोंदप जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय भाई पंकज गोयल जी ने और परम पूज्य स्वामी जी ने बखूबी हमारा मार्गदर्शन किया है। हम सभी लाभान्वित हुए हैं। आपका मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारत आज भी तिब्बत के लिए एक अग्रज होकर, एक बड़ा भाई होकर खड़ा है। ऐसा स्वामी जी का उद्बोधन हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि तिब्बत की आजादी लिख दी गई है, बस अभी तारीख का ऐलान होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत, जय तिब्बत। तो धन्यवाद गुरुदेव। आप सब तिब्बत जनपक्ष माननीय जी के दर्शन में भाई समर्थन उन कार्यक्रम के साथ से होगी। इसी के आप सबको मेरा सादर पड़ा। जय भारत, जय जय भारत, जय तिब्बत। जय भारत, जय तिब्बत। जय भारत, जय तिब्बत। भारत, जय तिब्बत। नमस्कार। जय भारत, जय तिब्बत। जय भारत, जय तिब्बत।
जय भारत जय तिब्बत।